नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी में पढ़ाए जाने वाले पर्चे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की। और यही पर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो हमने टॉपिक ले रखा है वो है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और सामाजिक स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे आज ये 10वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों की। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों के संदर्भ में सबसे पहले तो मैंने आपसे चर्चा की वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की, संघर्ष का सिद्धांत जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया। उसके बाद में मैंने आपसे चर्चा की स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने दिया। अब हम इसके बचे हुए शेष सिद्धांतों की आज चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहला है मैक्स वेबर का सिद्धांत। मैक्स वेबर भी मार्क्स की भांति स्तरीकरण उत्पन्न करने में वर्गों के महत्व को स्वीकार करते हैं। वे वर्ग के निर्धारण में आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार करते हैं। संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाओं एवं वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहां मार्क्स केवल आर्थिक कारकों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं वेबर आर्थिक कारकों के साथ साथ सत्ता एवं शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। संपत्ति के आधार पर दो वर्ग बनते हैं, एक संपत्ति के अधिकारी और दूसरा संपत्ति विहीन। इसी प्रकार सत्ता एवं सम्मान भी समाज में स्तर पैदा करते हैं। संपत्ति पर अधिकार रखने वाले लोगों का समाज में विशिष्ट सम्मान होता है तथा वे सत्ता प्राप्त करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार संपत्ति, शक्ति एवं सम्मान समाज में स्तरीकरण को जन्म देते हैं। ये था मैक्स वेबर का सिद्धांत। अब अन्य सिद्धांतों की हम चर्चा कर लेते हैं। उनमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है वेबलिन का। वेबलिन अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में विलासी वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वह वर्ग जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति बहुत होती है और जो उत्पादन की प्रौद्योगिकी प्रणाली अपनाता है, विलासी वर्ग के नाम से जाना जाता है। यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होता है। इसका अधिकार बड़े बड़े उद्योगों, व्यापार, बैंक, कानून व्यवस्था और औद्योगिक संस्थानों पर होता है। आर्थिक बल के कारण ही यह वर्ग अन्य सभी लोगों से अधिक सुविधाएं और आराम भोगता है और दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करता है। यह वर्ग किसी प्रकार का उत्पादन कार्य तो नहीं करता। इस प्रकार वेबलिन समाज को दो वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला, वह जो अनुत्पादक होते हुए भी अपनी आर्थिक शक्ति के कारण विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करता है। दूसरा, वह जो उत्पादन के कार्य में होने पर भी अपनी क्षीण आर्थिक स्थिति के कारण इच्छानुसार उपभोग करने में असमर्थ होता है। वेबलिन का मत है कि उपभोग के संबंध में यह भिन्नता आदिम काल से चली आ रही है, किंतु उस समय परंपराएं ही तय करती थी कि कौन किस वस्तु का उपभोग करेगा। इस प्रकार समाज में ऊंचे एवं नीचे दो वर्ग, उच्च एवं निम्न वर्ग बन जाते हैं जो कि स्तरीकरण को जन्म देते हैं। अगला सिद्धांत है वार्नर का। वार्नर ने
अमेरिकन समाज में वर्ग बनने के आधारों का अध्ययन किया और कहा कि सम्मान और परिस्थिति समूह वर्ग निर्माण में सहायक हैं। इन्होंने अमेरिकन समाज में 6 वर्गों का उल्लेख किया जो समाज में स्तरीकरण को जन्म देते हैं। उच्च उच्चतम वर्ग, निम्न उच्चतम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग और निम्नतम वर्ग। अगला सिद्धांत है सी राइट मिल्स का। सी राइट मिल्स ने स्तरीकरण के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति सेना के उच्चाधिकारियों से अपने संबंध कायम कर लेते हैं और समाज में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली बन जाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनका आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव कम या नगण्य होता है। यह भिन्नता ही समाज में स्तरीकरण को जन्म देती है। नेक्स्ट सिद्धांत है पार्सन्स का। पार्सन्स संपत्ति को व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण मानते हैं। पार्सन्स प्रकार्यवादियों की इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज के महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरा जाता है। समाज में कौन सा पद महत्वपूर्ण होगा यह सामाजिक मूल्यों एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। संतुलन एवं एकता में विश्वास करने वाले समाज के उद्देश्य संघर्ष में विश्वास करने वाले समाज से भिन्न होते हैं। इस प्रकार सामाजिक मूल्य एवं उद्देश्य स्तरीकरण के प्रमुख आधार हैं। और जो अंतिम सिद्धांत जिसकी हम बात करेंगे वो दिया है गोल्डहैमर और सिल्स ने। गोल्डहैमर्स और सिल्स कहते हैं कि शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है। व्यक्ति की स्थिति उसे प्राप्त शक्ति की मात्रा के अनुसार उच्च एवं निम्न हो सकती है। प्रभाव की मात्रा और प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या के घटने बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की स्थिति में भी उतार चढ़ाव आता जाता है। ये बात कही गोल्डहैमर और शिल्स ने। तो ये हमारे जो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत हैं ये यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। और अब सामाजिक स्तरीकरण से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि सामाजिक स्तरीकरण के क्या क्या महत्व या प्रकार्य हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि इम्पोर्टेंस या फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कि ये जो स्तरीकरण का ढांचा है ये व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को क्या क्या उपादेयता देता है, क्या क्या भूमिका निभाता है। अब हम इस नवीन बिंदु की चर्चा करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक है। इसका कोई न कोई रूप सभी समाजों एवं कालों में हमें देखने को मिलता है। इसी से इसका महत्व एवं उपयोगिता प्रकट होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी समाज में असमानता की संस्थागत पद्धति नहीं पाई जाती है तो वह समाज मुश्किल से ही जीवित रह पाता है। प्रत्येक समाज में पदों के महत्व के अंतर होने एवं व्यक्तियों की योग्यता, क्षमता, बुद्धि, कुशलता में भेद होने के कारण कुछ व्यक्ति प्रगति कर जाते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। इस कारण समाज में स्वतः ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। व्यक्ति एवं समाज के लिए स्तरीकरण का यही महत्व है। और स्तरीकरण के हम इस महत्व को व्यक्ति की दृष्टि से भी देख सकते हैं और समूह समाज के, राष्ट्र की दृष्टि से भी देख सकते हैं। अगर व्यक्ति की दृष्टि से मैं बात करूं तो ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। व्यक्ति को अधिक कार्य करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। व्यक्तियों में सहयोग की भावना बढ़ती है क्योंकि आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। हम इन व्यक्तियों के मध्य
उनकी हम मनोवृत्तियों का भी निर्धारण कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। ये समाज में कहीं ना कहीं एक शक्ति संतुलन बनाते हैं, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करते हैं, और ये स्तरीकरण का ढांचा समाज में व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करता है। इसी प्रकार से अगर हम समाज की दृष्टि से देखें तो समूह की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे जो बड़ा महत्व वो ये है कि स्तरीकरण से समाज में सामाजिक परिवर्तनों का जन्म होता है, सामाजिक संघर्षों से रक्षा होती है, समाज में एकीकरण बना रहता है, समाज की प्रगति होती है। हम इस स्तरीकरण के ढांचे के आधार पर समाज में संबंधों का निर्धारण कर सकते हैं। श्रम विभाजन का क्या स्वरूप होगा, लिंग आधारित होगा, आयु आधारित होगा, शिक्षा योग्यता आधारित होगा, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। सामाजिक मानदंडों की पालना की प्रेरणा प्रदान करता है और ये अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से हमारी रक्षा करता है। इन बिंदुओं की हम क्रमवार कल विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, आप जो महाविद्यालय के YouTube चैनल पे आपको जो ये वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप इनका आनंद लें, इनका स्वाध्याय करें, इन्हें देखें, समझें, और आपकी कोई जिज्ञासा है, समस्या है, कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें, बेझिझक पूछें। इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में आप कमेंट्स कर सकते हैं, बेझिझक आप पूछें, शंका नहीं रखनी है हमें। और अंतिम बात, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, वैक्सीन लगवानी है। अपने आसपास के परिवेश में, परिवार में वृद्धों को प्रेरित करें। अगर किसी की किसी तरह की कोई भ्रांति है तो उसे दूर करें और उन्हें टीका लगाएं, उन्हें टीका सेंटर तक लेके जाएं और आप भी लगाएं, और आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।